अरसा गुजरा। किसी मुल्क में एक निहायत खूबसूरत मलिका रहा करती थी। उसका चेहरा गुलाब के मानिंद और आंखें चमकदार थी, लेकिन उसकी तमाम खूबसूरती उसके बालों में थी। ये बाल इतने लंबे थे कि मलिका के पाँव को छूते थे। बादशाह को मलिका के बालों से बड़ी मोहब्बत थी। उसके लिए जवाहरात और किस्म किस्म के फूल भेजा करता था ताकि उसकी मलिका इनको अपने बालों में लगाए। महल के छोटे बड़े लोग सब मलिका के बालों की तारीफ करते थे और ये कहते थे कि अगर इन बालों को खुदा ना ख्वास्ता कोई सदमा पहुंचेगा तो बड़ा गजब हो जाएगा। एक दिन मलिका महल की खिड़की के पास बैठी कुछ काम कर रही थी कि इसको एक बड़ा सरसब्ज परिंदा नजर आया। ये परिंदा बड़ा बदसूरत था। सरसब्ज परिंदा कुछ देर तो खिड़की के करीब उड़ता रहा और फिर सामने वाले दरख्त पर बैठकर मलिका को घूरने लगा। मलिका ने इसकी तरफ से नजर हटाई थी कि फौरन बोल उठा। परिंदा कहने लगा, सलाम मलिका, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। मलिका हंसने लगी और दिल में ख्याल करने लगी, एक परिंदा भी मेरे बालों की तारीफ कर रहा है। मलिका ने कहा, हाँ, दुनिया में किसी औरत के भी मेरे जितने लंबे बाल नहीं हैं। परिंदा बोला, फिर तो थोड़े बाल मुझको भी दे दो। मेरे घोंसले में कोई नर्म चीज़ नहीं है, तुम्हारे थोड़े से बालों से मेरा काम चल जाएगा। मलिका गुस्से और हैरत से कहने लगी, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तेरे गंदे घोंसले में रखने के लिए नहीं है। क्या तू नहीं जानता कि मैं मलिका हूँ और अपने बालों को तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ रखती हूँ। परिंदा बोला, मेरा काम तो चल ही जाएगा मलिका, तुम्हारे लिए ये ही बेहतर है, थोड़े से बाल मुझको दे दो। मलिका निहायत गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। सरसब्ज परिंदे ने और कुछ ना कहा बल्कि दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा और धीमी आवाज से कहने लगा, पतझड़ जब आएगी मलिका के बाल खाएगी, बरसात पत्ते लाएगी मलिका बाल ना पाएगी। जब यह गीत खत्म हुआ तो परिंदे ने एक जोर की चीख मारी और मलिका को हैरान और खौफजदा छोड़कर उड़ गया। गर्मियां खत्म हो गई और सर्दियां शुरू होने को आई। हवाओं के झोंके चलने शुरू हुए और दरख्त के पत्ते झड़कर जमीन पर आ रहे। दरख्त के पत्तों के साथ साथ मलिका को भी अपने बालों से हाथ धोना पड़ा। मलिका रोते हुए एकदम उठकर खड़ी हुई और बादशाह को गुजरा हुआ तमाम वाक़या सुनाया। बादशाह मलिका के इस वहम से हंस पड़ा और कहने लगा, मलिका कैसी बात करती हो, तुमको एक परिंदा कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? थोड़े से बाल झड़ गए होंगे और आ जाएंगे, कुछ परवाह मत करो। लेकिन बादशाह के इस जवाब से मलिका को तसल्ली ना हुई। उसी रात मलिका की बांधियां, उसकी कनीज़ें उसकी बालों को गोंद रही थी। बहुत से बाल झड़ गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बहुत से लंबे सुनहरे बाल बिस्तर पर पड़े हुए थे। मलिका ये देखकर रोने लगी और उसने फौरन एक दाना अक्लमंद आदमी को बुलवाया जो अपने साथ कई किस्म के रंगों की दवाई मलिका के बाल दोबारा उगाने के वास्ते ले आया, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। दुनिया की तमाम दवाइयाँ बेकार साबित हुई। ये साफ जाहिर था कि मलिका के बाल निहायत तेज़ी से झड़ रहे थे। मलिका दरख्त के पत्ते झड़ते हुए देखना हरगिज़ पसंद ना करती थी, लेकिन हवा के चलने के साथ साथ पत्तों की झड़ने की आवाज़ें कानों तक पहुंच ही जाती थी। वो रोते रोते सोचा करती, क्या मेरे बाल इतनी जल्दी गायब हो जाएंगे? एक रात बड़ी ज़ोर की आंधी चली। दूसरे दिन सुबह को मलिका खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा कि दरख्त पर एक भी पत्ता नहीं है। वो आईने की तरफ गई और अपने सर के बाल को गंजा पाया। इस मंजर को देखकर मलिका ने एक चीख मारी और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी बांदियां मलिका को उठाने दौड़ी। बादशाह को खबर मिली तो वो भी मलिका के हाल पर रोने लगा। शहर के बड़े बड़े लोग मलिका के बाल दोबारा उगाने के लिए जमा हुए और कोई कहता फला तेल इस्तेमाल किया जाए और कोई किस्म किस्म के सफूफ खिलाने को बेहतर समझता। गर्ज जितने मुंह उतनी ही बातें। इन तमाम तजुर्बों के लिए एक अरसा दरकार था। इसलिए मलिका ने कह दिया कि जब तक तुम कोई ठीक फैसला ना करोगे, इस वक्त तक मैं अपने महल में रहूंगी। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि मलिका बीमार है, लेकिन बीमारी की असल वजह को राज रखा। अक्लमंद लोग किसी मुफीद नतीजे पर ना पहुंच सके।
قسم قسم کے تیل اور سفوف استعمال کرنے کے بعد بھی ملکہ کا سر بالوں سے خالی ہی رہا، بیچاری گنجی ہی رہی۔ یہ راز آخر ظاہر ہی کرنا پڑا اور مینادی کروا دی گئی۔ جب تک ملکہ کے بال واپس نہ آئے لوگ کالا لباس استعمال کریں گے، ماتم کریں گے۔ ملکہ نے اپنے گنجے سر کو چھپانے کے لیے چھوٹی سی کالی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اگرچہ ٹوپی میں لاتعداد قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ بالوں کی نسبت خوبصورت نہ تھی۔ ملکہ اس ٹوپی کو پہنتے وقت رو دیا کرتی تھی۔ ملکہ پر غم کے مارے کھانا پینا حرام ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ملکہ بیمار ہو گئی۔ ایک رات ملکہ نے خواب میں ایک چھوٹے سے بونے کو دیکھا۔ بونے کا لباس سبز رنگ کا تھا۔ بونا ملکہ کو دیکھ کر ناچنے گانے لگا۔ گھاس نہ پاؤ جہاں اور ڈال دو بیج وہاں، یہ گاتے ہوئے اس نے تھوڑے سے بیج زمین پر ڈال دیے۔ بیج ڈالتے ہی پہلے تو ایک پودا پھوٹا، پھر بڑھتے بڑھتے درخت بن گیا۔ اس درخت میں پتوں کی بجائے بالوں کی نپلیں تھیں جو بڑھتے بڑھتے زمین کو چھونے لگی۔ ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے دل میں بالوں والے درخت کے علاوہ کوئی خیال نہ تھا۔ دوسرے دن ملکہ کو یہ خواب پھر سے دکھائی دیا۔ آخر تیسری رات بھی یہی خواب نظر آیا تو اس نے بادشاہ کو بلا کر یہ خواب سنایا اور کہا، اب تو یہ بالوں والے درخت کے بیج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو میرے بالوں کو دوبارہ اگا سکے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، اپنی تمام کوشش اس درخت کو تلاش کروانے پر لگا دے اور مینادی کروا دے۔ جو شخص کو اس درخت کا پتہ لائے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ملکہ اپنے بستر پر گر گئی اور آنکھ بند کر لی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو ملکہ کے خواب سے آگاہ کیا۔ شہر میں جگہ جگہ اشتہار لگائے کہ جو اس درخت کا بیج لے کر آئے گا یا صرف اس درخت کا پتہ ہی بتا دے گا، اس کو بادشاہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ انعام ملے گا۔ اب ہر شخص کی زبان پر بالوں والے درخت کا نام سنا جانے لگا اور ہر ایک شخص اتنا بڑا انعام حاصل کرنے لگا تھا۔ اس شہر میں ایک بڑا دلیر اور نڈر نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کی ماں باپ بہن بھائی مر چکے تھے اور اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کے پاس لے دے کر صرف ایک کشتی رہ گئی تھی۔ جب اس نے یہ مینادی سنی تو سوچنے لگا 1,00,000 روپے میں بالوں والے درخت